बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो सॉल्व एग्जांपल है 13.27 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर है क्या? अब देखें, यहाँ पे कह रहा है कि इट मे बी थॉट ऑफ एज ए अप्रॉक्सीमेशन मॉडल ऑफ आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, इसमें ये पतरियाँ लगी होती हैं आयरन मटेरियल की, इसलिए इसको आयरन कोर कहा जाता है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन सर्किट में इस तरह से दो बार डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अगर ये बार ना हो तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर या उसको एयर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं या पेपर ट्रांसफार्मर कहते हैं। बहरहाल ये निशानी है आयरन कोर की। और इनकी ये दो टर्म्स हम आगे चल के यूज़ करेंगे। N1 ये नंबर ऑफ़ टर्न्स जो प्राइमरी में है उसको N1 कहते हैं, और नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी में जो है उसको N2 से जाहिर करते हैं। इसके अलावा ये एक रेशियो है, ये इंडक्टेंसेस के रेशियो यानी L2/L1। इसको लिखा जा सकता है N2/N1², और ये है A² के। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको समझ लें कि बेसिकली यहाँ पे जैसे A रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये इन टर्म्स की रेशियो है, यानी N2/N1 N2/N1 को A से जाहिर किया जाएगा। ये A जिसको टर्न रेशियो पे कहते हैं ना, ये N2/N1 है। अच्छा, एक टर्म और भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। यानी दो वाइंडिंग से, जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके आपस में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने क्लोज हैं, ये उसको हम कपलिंग कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तकरीबन माउंटेड हैं, तो ये हम कहेंगे ये बहुत बेहतर कपलिंग है। और जबकि यहाँ पे ये दूर दूर हैं तो इसको हम कहेंगे ये पुअर कपलिंग है। तो ये कपलिंग के वैल्यूज़ जो है वो फ्रॉम 0 to 1 ये इसकी वैल्यू है। और इसके साथ एक रिलेशन और भी बनता है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। जो हमें पता है इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से जाहिर करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये इन दोनों के जो L1 और L2 के ज्योमेट्रिक मीन से इसको कम होना चाहिए। और इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K है। तो M = K√L1L2। तो अब ये हमारा सर्किट था जो टाइम डोमेन में। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन में लिख लें, यानी L1 को हम jω_L1 से रिप्लेस कर लें, इसी तरह इसको jω_L2 से, और यहाँ पे जो M होता है म्यूचुअल कपलिंग इंडक्टेंस, उसको jω_M से रिप्लेस कर लें। और इसके अलावा अगर हम इसको वोल्टेज इक्वेशन हम लिखना चाहें तो आपको याद होगा कि यहाँ हमने म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेजेस भी लिखने हैं। और चूँकि ये I1 इज एंटरिंग डॉट, तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे डॉट पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा। तो ये डॉट पॉजिटिव यानी ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, और जो वैल्यू है वो jω_M और I1 इस करंट की वजह से है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये करंट जो है वो एंटरिंग नॉन डॉट टर्मिनल है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन डॉट टर्मिनल या लोअर टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और इसकी वैल्यू jω_M/I2। तो अब इसके बाद हम बाई KVL वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V1 = jω_L1I1, और माइनस साइन चूँकि पहले आ रहा तो हम -jω_M/I2 लिखेंगे। तो jω_L1I1 -jω_M/I2। और इसी तरह राइट साइड पे आप जो है वो यहाँ से चल के ये इस तरह से वोल्टेज लिख लेंगे। तो राइट लूप पे ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा
0 इज इक्वल टू जे ओमेगा m1 यहाँ से चल रहे हैं, उसके बाद ये इन दोनों को I2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये दो इक्वेशंस हो गए। अब ये सेकंड इक्वेशन 23 नंबर से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि इस तरह से हो जाएगा, और इसको फिर हम 22 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा V1 आ जाएगा इस तरह से। और एक चीज़ और हमने पहले पढ़ा था कि Z इनपुट जो है, इनपुट इम्पीडेंस, वो इस पॉइंट पे होता है कहीं पे, यहाँ पे। तो ये एक्चुअली V1/I1 होगा। सो V1/I1 जो है वो Z इनपुट है। तो यहाँ से भी अगर हम इस V1 को ऊपर लिखें और उसको I1 से डिवाइड करें तो ये टर्म आ जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो जे ओमेगा L1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी I1 कैंसिल होने की वजह से ये टर्म बाकी बच जाएगा। तो ये Z इन है या इनपुट इम्पीडेंस है। अब एक पॉइंट और है, हमने ये पहले पढ़ा था कि M को हम K√L1 L2 लिख सकते हैं, और चूंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि K इज़ 1, तो K की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो M² इज इक्वल टू L1 L2। तो इस M² को हम L1 L2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे L1 L2 से रिप्लेस कर दिया इसको हमने, और एक और भी इसको मैनिपुलेट करेंगे कि हम L2 को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से आप देखें, हमने पढ़ा था कि L2/L1 इज़ इक्वल टू A²। तो इसका मतलब है L2 इज़ A² L1। तो वो हम इन दोनों L2s में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। तो हम यहाँ पे थे, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने LCM ले लिया, तो ये ऊपर वाला टर्म आ गया, ये टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप तसल्ली से वीडियो रोक के देखिएगा तो समझ आ जाएगी। ये कैंसिल हो गया, तो अब ये टर्म्स हमारे पास रह गए। और यहाँ पे अगर हम जे ओमेगा L1 से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करें तो ये ऊपर ZL रह जाएगा, नीचे ये टर्म और प्लस A² का टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि हमने ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर की एक खूबी तो ये थी कि हम कपलिंग कोएफिशिएंट 1 है, यानी K=1 है। इसके अलावा इसमें एक खूबी और भी है कि इसके इम्पीडेंसेस की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है। सो L1 एंड L2 आर वेरी लार्ज और टेंड टू बी इन्फिनिटी, ये हमने अस्यूम करना है यहाँ पे। तो जब L1 बहुत लार्ज हो तो फिर क्या होगा कि ये टर्म जो है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि L1 बहुत लार्ज है। तो इसका मतलब है कि हम Zn इज़ इक्वल टू ZL/A², ये हम लिख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है हम देखते हैं। यहाँ से देखें, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ देयरफॉर इट्स एबिलिटी टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इम्पिडेंस, यानी ये इम्पिडेंस जो भी इसके वैल्यू है, इसका असर प्राइमरी साइड पे क्या पड़ेगा, वो असर ये पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को हम A² यानी नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी हम आइए एक एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ये फर्ज करें कि आइडियल ट्रांसफार्मर, इसके प्राइमरी में 100 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 10,000 टर्न्स हैं। तो इसका मतलब टर्न रेशियो या A जो है वो 100 हो गया है, दिस इज़ 100। अब इसका मतलब ये है कि जो भी इम्पिडेंस यहाँ पे है उसको हम A² से यानी 100² से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर 20,000 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो उसका असर जो प्राइमरी साइड पे वो 2 ओम्स के बराबर होगा। और इसी तरह अगर 200 मिली हेनरी इंडक्टर है तो उसका असर 20 माइक्रो हेनरी हो जाएगा। और इसी तरह अगर कैपेसिटेंस है तो वो भी इसी रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आइए ट्रांसफार्मर्स के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। पहला एप्लीकेशन जो है, ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। अब इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ़र्ज़ करें इस साइड पे आपका एम्पलीफायर सर्किट है और उस सर्किट के जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो 4000 ओम्स है।
जबकि हमने इसको स्पीकर के साथ लगाना है। स्पीकर की जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ 8 ओम्स होता है। तो अब इन दोनों को जब तक आप मैचिंग नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपने पहले पढ़ा होगा कि पावर ट्रांसफ़र के लिए लोड और इनपुट रेजिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो अब मैचिंग के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और ये कैसे इसको मैच करता है ये आप यहाँ हम देखते हैं कि ये जो इनपुट इम्पीडेंस है ये ZG है, ZG उसको हम कह रहे हैं ये 4000 ओम्स है, और Zin इज इक्वल टू ZL ए स्क्वायर। तो ZL हमें 8 है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी A जो है वो 22.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि N1/N2 इज़ 1/, ये इसको उल्टा देंगे क्योंकि, तो ये 22.4 के रेशियो में होना चाहिए। यानी इसकी इस साइड पे इम्पीडेंस अगर 22 है तो यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स अगर 22 है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ 1, या उसी रेशियो से ये टर्न्स का आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ये इम्पीडेंस मैचिंग कर जाएगा। अच्छा, और इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि करंट एडजस्टमेंट के लिए, कि अगर आप आउटपुट करंट कम या ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए भी करंट ट्रांसफार्मर, उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर, यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी हम ये वही सर्किट लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ सेकेंडरी साइड की जो इक्वेशन हमने उसको लिख लिया, यानी यही इक्वेशन जो यहाँ पे इस लूप की इक्वेशन है वो हमने इक्वेशन 23 में डिराइव किया था। तो अब यहाँ से हम अगर हम रेशियो लें I2/I1 तो ये टर्म आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं और उसके बाद ये रेशियो आप I2/I1 मालूम कर लें। तो ये jωM और ZL jωL2, ये रेशियो हमारे पास आ गया दोनों करंट्स के। और सिंस L2 इज assumed टू बी इनफाइनाइट या वेरी लार्ज, तो अगर ये बहुत लार्ज है तो उसके मुकाबले में ZL को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा jωM डिवाइडेड बाई jωL2, और यहाँ jω कैंसिल कर देंगे तो ये M/L2, और M के वैल्यू हमने पहले देखा है कि फॉर K इज इक्वल टू 1 M कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू L1 L2 अंडर रूट, और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये टर्म हमें मिल जाएगा L1/L2। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ टर्न्स लेकर आते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और यहाँ से फिर आप I2/I1 इज इक्वल टू 1/A यहाँ से आप ले सकते हैं। ये आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इन टर्म्स ऑफ अगर टर्न्स लेंगे तो वो N1/N2 हो जाएगा। तो अब इससे क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें I2 मालूम करना है तो I2 के लिए ये रिलेशन है। अब आप I1 तो ज़ाहिर फिक्स है, लेकिन ये टर्न्स को अगर आप वेरी करके I2 की जो भी वैल्यू आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इसलिए इसको करंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, या करंट की वैल्यू जो भी डिज़ायर्ड है वो आप इस ट्रांसफार्मर की मदद से ले सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से करंट के लेवल अप डाउन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इसी तरह वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज लो या हाई हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। वही ट्रांसफार्मर है और वही इक्वेशंस हैं, सिर्फ हमने इसको मैनिपुलेट करना है। देखिए V2 इज़ I2Z2, ये V2 जो है वो I2 इंटू ZL सॉरी, और V1 इज़ I1, और यहाँ पे Zin है, सो Zin हो गया। अब इन दोनों Zin के वैल्यू जो हमने पहले ये इन टर्म्स ऑफ L लिया था ZL, तो वो हम डाल देते हैं, तो ये I1 ZL A स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, V2 को V1 से, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर I2/I1 आ जाएगा ये।
और I2/I1 जो है वो 1/A है, और यहाँ से 1/A जो है वो N2/N1 है। तो इस तरह से I2/I1 की जगह हम 1/A1 लिख लें, और उसके बाद ये यहाँ से कट जाएगा तो सिर्फ A रह जाएगा, और A हमें पता है N2/N1 है। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेजेस को हमने इन टर्म्स ऑफ टर्न कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को बढ़ा दें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, कम करना है तो इसको कम कर दें। तो ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आ गया। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। याद रहे कि ये हमारे पास करंट रिलेशन था, और इसको भी अगर हम ऊपर N2 को ले जाएं, यहाँ N1 ऊपर है, उसको N2 को ऊपर ले जाएं, N1 को नीचे ले जाएं, तो इसको उल्टा देंगे, I1 ऊपर चला जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, ये मैचिंग रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं कि V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। तो ये रिलेशन V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2, और यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, V2/I2 इज इक्वल टू V1/I1। अब ये वोल्टेज और करंट रिलेशन है, लेकिन इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी V2/I2 इज द पावर ऑन द सेकेंडरी साइड, और V1/I1 पावर ऑन द प्राइमरी साइड। तो पावर में कोई तब्दीली नहीं है। अगरचे आप करंट को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पावर दोनों तरफ सेम है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप वोल्टेज अगर सेकेंडरी साइड पे बढ़ाएंगे तो करंट यहाँ पे घट जाएगी, और अगर आप करंट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पे घट जाएगी। तो इस तरह से ये पावर दोनों साइडों पे बैलेंस रहेगा। तो देयर इज़ नो गेन इन टर्म्स ऑफ अ पावर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक लोगों के दिमाग में है कि जी हम इसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए ज़्यादा हम बिजली ले लें, तो नो, द पावर रिमेन सेम। तो अगर आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल 13.7 को डिस्कस करते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि फाइंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दी 10 किलो ओम रजिस्टर। तो ये हमारा लोड रजिस्टर है, इसमें पावर डिसिपेशन मालूम करना है। तो हमें पता है कि पावर जो है वो I²R है। तो इसका मतलब है हमें 10 किलो या 10,000 इंटू I2², ये इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि I2 कितना है। तो I2 को मालूम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इस सर्किट का हेल्प लेना होगा। हमने इस पूरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी साइड पे, और हमने ये नतीजा निकाला था कि Z in जो है वो दैट इज़ ZL/A²। तो यहाँ पे ZL² हम डाल देंगे, बाकी तमाम को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। Z in से इन तमाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इनके वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें, ZL 10,000 है और A इस 10², क्योंकि ये देखिए रेशियो 1:10 का रेशियो है। तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं, N2/N1 इस 10। तो ये 10 आ गया। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 100 ओम्स के बराबर है। तो हम सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये 100 ओम्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम पहले ये प्राइमरी करंट I1 मालूम करेंगे, और वो आप देखें वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 आ गया 250 मिली एम्पेयर RMS। और अब यहाँ में I2 और I1 के रिलेशन मालूम है कि ये 1/A है। तो इसके ज़रिए हम A2 निकाल सकते हैं। सो A2 इज़ 1/A I1, और 1/A हो गया 1/10 इंटू 250। इसका मतलब ये 250 मिली एम्पेयर है जी सेकेंडरी करंट। और अब हम यहाँ से अब पावर निकाल सकते हैं। सो पावर में ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो 6.25 वाट पावर जो है वो लोड इज़ कंज्यूमिंग। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि रिपीट एग्जाम्पल 13.7, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, यूजिंग वोल्टेज टू कंप्यूट द डिसिपेटिव पावर। तो पिछले सवाल में हमने करंट के ज़रिए पावर निकाला था,
अब ये कह रहा है कि आप वोल्टेज को इस्तेमाल करके पावर निकालें। तो अगेन वही सर्किट है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि अब हमें पावर जो है वो v² r के फार्मूले से निकालना होगा। तो यहाँ पर मतलब हमें v2 मालूम करना है। तो अब आइए देखते हैं v2 कैसे मालूम करते हैं। वही सर्किट है, यहाँ से अगर हम v1 मालूम कर लेते हैं, जो कि ये वोल्टेज यहाँ पे, तो फिर हम v2 भी मालूम कर सकते हैं। तो v1 आप देखें, इसको बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम निकाल सकते हैं। v1 इज द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100 ohms। तो इसका मतलब है v1 25 वोल्ट हो गया। अब हमें v1 और v2 का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टर्न्स मालूम है, तो इसके ज़रिए हम इसको मालूम कर सकते हैं कि n2/n1 v1। अब टर्न हमें पता है 10:1 है, यहाँ से n2 10 है तो n1 1 है, तो 10/1 × 25 तो 250 वोल्ट आ गया। और इस फार्मूले में आप डाल के तो पावर निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले में v2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो पावर 6.25 वाट, नहीं वही पावर जो हमने पिछले में निकाला था। द पावर इज सेम। आप चाहे जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करें। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।